Yes, we are to proceed further. The story that Barbers Trade Union. The Barbers Trade Union, no doubt by Munkaraj Anand. I hope you are enjoying this story, which changed the direction of, you can say, Indian society to a certain extent. People started thinking in some different manner. Their mental horizon was developed due to these type of incidents, stories. We learned a great deal. We were here at page number 66. Third paragraph starts from here. Devi, the landlord's son, had begun to cry at his father's words, and I stopped to question him. देवी कौन है? देवी लैंडलॉर्ड का बेटा है। ये हमें पहले भी बताया जा चुका है। देवी लैंडलॉर्ड का बेटा है, छोटा है। छोटे बच्चे बेटा, एक साइकोलॉजी है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग सारे समझते हैं भी, कि बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है। कोई भी जब जोर से बोलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपने देखा होगा बच्चे रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कौन किसको क्या कह रहा है। वो उस कोलाहल भरे वातावरण या शोरगुल को एक सामान्य तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते। वातावरण में भी अगर हिंसा है तो बच्चे उसको बड़ा इजीली ग्रैस्प करते हैं, समझते हैं कि ये कोई ना कोई उग्र बातें कर रहे हैं, तो बच्चा रोने लग जाता है। अब उसके पिताजी जो जमींदार हैं, उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, इट इज नॉट एज ऑब्वियस टू देवी एज टू अस। स्टिल ही क्राइड, चिल्लाया, रोने लग गया। आई स्टॉप टू क्वेश्चन हिम, मैं रुका। अब देखिए, राइटर फर्स्ट पर्सन में ही लिख रहे हैं पूरी स्टोरी, कि मैं उसको प्रश्न करने के लिए रुका। When I got to the end of the lane, I saw the Sahukar with one end of the scale which he had been weighing grain lifted in one hand, abusing Chandu in the foulest way. मैंने क्या देखा देखिए, ये कह रहे हैं कि बड़ा ही एक, इसको आप बोलेंगे चीप सिनेरियो इनके सामने आया। दृश्य बड़ा हल्के दर्जे का। ये कह रहे हैं, जब मैं लेन बेटा गली को बोलते हैं, एंड किनारे को छोर को बोलते हैं, कि जब मैं गली के किनारे पर छोर पर पहुंचा, आई सा द साहूकार, तो मैंने साहूकार को देखा, विद वन एंड ऑफ द स्केल, एंड माने किनारा, एक किनारा उसने, स्केल किसको बोलते हैं? तुला, तकड़ी, मापने की जो भी मापनी होती है, स्केल। विच ही हैड बीन वेइंग ग्रेन, जिससे कि वो क्या कर रहा था? अनाज तोल रहा था। वेइंग ग्रेन का मतलब अनाज तोल रहा था। लिफ्टेड इन वन हैंड, अब्यूजिंग चंदू इन द फॉरेस्ट, इसको एक हाथ में उठा रखा था और चंदू को फॉरेस्ट
वेव का मतलब बेटा है सुपरलेटिव डिग्री। सबसे भद्दे तरीके से गालियां ठोकी, गालियां देने लगे चंदू को। उसको कुछ पता ही नहीं है पर चंदू को गालियां दे रहा है। क्या बोल रहा है देखो, यू लिटल स्वाइन, यू गो डिस्गाइजिंग योरसेल्फ लाइक ए क्लॉन when you ought to be bearing responsibilities and looking after your old mother। देखिए अब लोगों के यही बेटा एक धरती पर क्लैश चलता रहता है। सभी अपने आप को दूसरे से थोड़ा सा अधिक समझदार मानते हैं। आप भी समझदार, मैं भी समझदार, तो कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी कब होती है? जब मैं सोचूं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा समझदार हूं, या आप सोचो कि आप थोड़े से ज्यादा समझदार, और ज्यादा जब हो जाती जब दोनों ही सोचें। ऐसा अक्सर होता है। इसी कारण आपको चारों तरफ जो डिस्प्यूट है, तरह तरह के विवाद हैं, वो इस कारण है। सब अपनी अपनी सलाह को, अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को पत्थर की लकीर मानते हैं, ब्रह्म वाक्य ही मानते हैं बस। चंदू अपने तरीके से सही है, अपनी अवस्था के अनुसार, और साहूकार भी अपने अनुभव के आधार पर गलत नहीं है। ध्यान रखना, गालियां देना निश्चित रूप से गलत है। क्या करे, लिटिल स्वाइन, सुअर, स्वाइन सुअर को बोलते हैं बेटा, कि तू अपने आप को एक क्लोन किसको बोलते हैं पता है? क्लोन होता है अपने यहाँ लोकल भाषा में जिसको सीधा सीधा बोलते हैं भांड। भांड समझते हो ना? होली दिवाली पर वो कुछ वेशभूषा बनाकर और मांगने आते हैं, तो बहुरूपिया, कि तू ये क्या ड्रामा करे घूम रहा है, ऐसे कोट पैंट और ऐसे पहन रखे हैं तूने, और ये समय तेरा अधिक जिम्मेदारियां निर्वहन करने का है। निश्चित रूप से बात सही है। जब उसके पिता नहीं है तो मां की संपूर्ण जिम्मेवारी पुत्र पर आ जाती है, भारतीय सामाजिक परंपराओं के अनुसार। तो ये करें कि तू ऐसे भांड की तरह क्या बना हुआ घूम रहा है? गो डिस्गाइजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लुकिंग आफ्टर योर ओल्ड मदर। लुकिंग आफ्टर बेटा होता है देखभाल करना। आपको पता होगा कि तेरे को तेरी बूढ़ी माँ की देखभाल करनी चाहिए। ये क्या है? अब देखिए बेटा, सामंजस्य वाली बात तो कहाँ होती। ये जो कपड़े पहन लिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बूढ़ी माँ की देखभाल नहीं कर रहा है या वो अपने दायित्वों से भाग रहा है, पर उनकी मानसिक अवस्था, उनका अनुभव, उनके नोशन ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब ऐसा कुछ करने लग जाता है, लीक से हटकर कुछ भी, तो उनको हजम नहीं होता है। बोले ये पटरी से उतर गया है। तो ऐसा चंदू के बारे में भी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, फैशन करने लग गया है, ये करने लग गया है, वो करने लग गया है, ऐसा सोच। You go wearing the defiled clothes of the hospital folk. Go and come back in your own clothes. Then I shall let you cut my hair. देखिए, पहले भी कहा कि तू चला जा दुष्ट, तू यहां से चला जा। ये क्या तू ये हॉस्पिटल वालों के डिफाइल्ड का मतलब होता है पतित, मतलब इनको हॉस्पिटल वालों की ड्रेस अच्छी नहीं लगती। अब सोचिए, ये अवधारणा है बेटा, इसका आप और हम सिरे से खंडन नहीं कर सकते।
यही साहित्य में हमें पढ़ना भी होता है, समझना भी होता है। मनुष्य की दोहरी प्रवृत्ति, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेटिक नेचर, दोहरे मापदंड कि जरूरत जब बीमार हो गए, जब कपड़े देखते हैं हॉस्पिटल वालों के, नर्स के, डॉक्टर के, जब तो वो भगवान लगते हैं, और अदरवाइज कि ये उनके क्या कपड़े पहन के आया है, पतित गिरे हुए, क्या फैशन। हॉस्पिटल जाले जैसे लोगों के देखो, अब ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको बताया था कि लैंडलॉर्ड के बेटे को कैसा लगा चंदू, पादरे साहब जैसा, क्यों उसको क्लर्जी मैन जैसा व्हाइट कोट दिखा। साहूकार को ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल वालों जैसा पहन के आ गया, और वो भी पतित, डिफाइल्ड, गिरा हुआ। गो एंड कम बैक इन योर ओन क्लोथ्स, कि तू जा और तेरे जो खुद के हैं ना वो पहन के आ जा। तेरे खुद के जो कपड़े तू पहनता है ना रोजाना, वही पहन के आ जा। मतलब ये कपड़ों में ही परिवर्तन किया है, काम जो कर रहा है उसमें कोई इनकार थोड़ी किया है। उससे देखिए इतना भूचाल आ गया है। और तू कपड़े चेंज करके आएगा ना तेरे वाले जो पहनता है, तभी मैं तेरे को मेरे बाल काटने की इजाजत दूंगा। मतलब कटिंग तभी करवाऊंगा। ये नए नए पहन के आ रहा है, ये ड्रामा कर रहा है ना, ये नहीं चलेगा भाई। समझने का प्रयास करें मनस्थिति। Then I shall let you cut my hair, and as he said so, he felt for the ritual tuft knot on the top of his head. और ऐसा कहते हुए देखो कि जो पीछे सिर पर चोटी है ना, उसको और हाथ लगाया, महसूस किया। मतलब वो जो चोटी है वो एक तरीके से आप समझें कि परंपरावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही है। और ये जो कोट वोट पहन के आ गया, जूते वगैरह लगा के, ये पाश्चात्य या थोड़ा आधुनिक परिवेश उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। अब बच्चे बेटा नई चीज की ओर आकर्षित नहीं होंगे तो कौन होगा? ये बच्चे अगर नई चीजों की ओर आकर्षित नहीं होंगे तो कौन होगा? बच्चों का आकर्षित होना स्वाभाविक सा ही है, एकदम नॉर्मल। इसलिए बच्चों को समझाया जाए थोड़ा सा सलीके से, तो हो सकता है वो मात्रा थोड़ी कम हो जाए। इस तरीके से अगर डांटेंगे, दबाएंगे तो क्या होगा? क्या सोचते? इसी कारण जनरेशन गैप आता है। पेरेंट्स आपके हों चाहे मेरे हों, अगर मित्रवत व्यवहार करेंगे, आपको समझाएंगे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसा थोड़ा सा अपने को देखना चाहिए, तो बच्चा समझ जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और पेरेंट्स नहीं है जिसके समझदार, तो उनके टीचर्स, समाज के अन्य लोगों का दायित्व है कि उन बच्चों को भी राह से भटकने न दें, अपना काम भी करे, आधुनिक सोच भी रखे। दोनों कार्य एक साथ संभव क्यों नहीं है? आराम से होता। अब बच्चे को इस तरीके से डांटेंगे, डपटेंगे तो क्या होगा? हो सकता है वो आपके सामने न करे, फिर वो वही काम छुप कर करेगा। जैसे उनके मन में इच्छा थी तो देखो चोरी करके भी या घर से भी पैसे ले जाके वैसी ड्रेस पहन के आया। किशोरावस्था थोड़ी सी संवेदनशील ज्यादा होती है, इसको एक टैक्टफुल और अलग तरीके से डील किए जाने की आवश्यकता होती है। ये भी इस कहानी में मैसेज है। Chandu looked very crestfallen and ran in a wild rage past me as if I had been responsible for all these mishaps. देखिए अब चंदू को कैसा महसूस हुआ? चंदू को महसूस हुआ क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन क्या होता है बेटा पता है?
पतित, एकदम गिरा हुआ, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाया, क्योंकि पब्लिकली उसका उसके अनुसार अपमान हो गया। वैसे बेटा अपमान और ऐसे किसी का सर्टिफिकेट काम नहीं देता है, पर अब नोशंस हैं देखिए कि किसी को ये कह दिया, किसी को वो कह दिया, यूं मान अपमान होने लग गया, तो फिर कोई बात जचने वाली है नहीं। पर अब बच्चे है, बच्चे को लगा, और फिर क्या है देखो, वाइल्ड रेज का मतलब एकदम जंगली गुस्से में दौड़ा, भागा, पास्ट में मतलब मेरे आगे से, एज इफ आई हैड बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज मिसहैप्स, मेरे पीछे भागा, ये मेरे पीछे भागा इतना जोर से, गुस्से में भरा हुआ, जैसे इन घटनाओं के लिए मैं ही जिम्मेवार था। अब राइटर देखिए, मेरे कहाँ कोई लेना देना नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से वैसी ड्रेस पहन के आया, खरीद के पहन के आया, और अपने काम पर गया, पूछा तो मैंने अच्छा बता दिया। इसमें राइटर का कहाँ रोल है, क्या भूमिका है? पर बेटा अपमानित व्यक्ति को, और खास तौर से मैंने आपको पहले ही बताया था कि पब्लिकली अगर अपमान होता है या लोगों के सामने, तो वो व्यक्ति उन लोगों को जरूर ध्यान में रखता है जिनके सामने अपमान। ये बड़ी अजीबोगरीब मानसिकता है। जिनके सामने हुआ उनका बेचारों का क्या रोल है, और एक उनका रिएक्शन कि कौन हंसा, कौन दुखी हुआ, कौन मेरे साथ है, बहुत सी बातें दिमाग में आती है। अब राइटर का नजरिया देखिए, कह रहे कि मेरे पीछे भागा, मैं जैसे कि मैं ही जिम्मेवार था। एंड आई नियरली क्राइड टू थिंक दैट ही हेटेड मी नाउ जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू ए सुपीरियर कास्ट। अब ये बात जातिवाद की आ गई है। भारतीय समाज में हमेशा से रहा है, आज भी आप और हम मना नहीं कर सकते कि ये संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। मात्रा कम ज्यादा होती रही है। तो ये जातिवाद का जहर हमारे समाज में वर्षों से रहा है, आज भी है। आगे के बारे में हम कुछ फिलहाल स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, बढ़ेगा, घटेगा, रहेगा, नहीं रहेगा। अब कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगा, देखिए क्राइड, लगभग चिल्लाने की स्थिति में आ गया, ये सोचकर कि अब चंदू मेरे से भी नफरत करेगा, मेरे से दोस्ती नहीं रखेगा, क्योंकि मैं भी एक उच्च जाति से संबंध रखने वाला प्राणी हूं। मैं भी एक उच्च जाति से संबंध रखने वाला प्राणी हूं, इसलिए चंदू अब मेरी बनेगी नहीं। जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू स्पीच, जस्ट बिकॉज, ये शब्द भी ध्यान में रखने के लिए, सिर्फ इस कारण, जस्ट बिकॉज का मतलब सिर्फ इस कारण कि मैं एक उच्च जाति से बिलोंग करता हूं, चंदू मेरे से नफरत करने लग गया होगा। अब ये देखिए बेटा, ये विष के बीज कहां कैसे बोए जाते हैं और कौन भुगतता है, कैसी कैसी धारणाएं दिमाग में आ जाती है। व्यक्ति को व्यक्ति न मानकर उसको एक समूह का स्पेसिमेन मान लिया जाता है। जाति क्या एक समूह, उस जाति का मतलब वो वैसा होगा, ऐसा मान लिया जाता है। ध्यान में, होना कोई अनिवार्यता नहीं है, मान लिया जाता है। तो उसका
मानने का तो कोई इलाज नहीं, अजम्पशन माइंड में। Go to Pandit Paramanand, I shouted after him, and tell him that these garments you are wearing not unclean. अब ये करा कि मैं चिल्लाया, मैंने चिल्लाकर उसको बताया। क्या बताया? कि भाई तू वो पंडित परमानंद है कोई, उस परमानंद जी के पास चला जा। आई शाउटेड आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दूर से चला कि तू परमानंद जी है ना, उनके पास चला जा और उनको जाके समझा। क्या? टेल हिम दैट दीज गारमेंट्स यू आर वियरिंग नॉट अनक्लीन। उनको जाके तू ये बात समझा कि जो पोशाक तूने पहन रखी है वो अनक्लीन का मतलब गंदी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि पंडित परमानंद है, उनको अगर तू कन्विंस कर देगा, उनको अगर तू ये समझाने में सफल हो जाएगा कि ये वेशभूषा है, ये किसी चमड़े वगैरह या गाय के चमड़े या और चीज़ों से नहीं बनी हुई है और हानिकारक नहीं है, गंदी नहीं है, नॉर्मल लोग पहनते हैं वैसी ये वेशभूषा है, तो तेरा कल्याण कैसे हो सकता है कि फिर वो इन लोगों को बता सकते हैं, किसको? जमींदार को और साहूकार को। कौन? पंडित परमानंद। वो इनको बता देंगे तो ये उनकी बात मान लेंगे। ये भी ध्यान रखना, तेरी बात नहीं मान रहा कोई, पर उनकी बात मान लेंगे। पंडित परमानंद की बात ये साहूकार जमींदार दोनों मान लेंगे तो तेरे वर्तमान स्थिति से निवारण हो सकता है, इस कष्टप्रद स्थिति से तू निकल सकता है। ऐसा मुल्क राज आनंद का उस समय सोचना था। अब वो आगे क्या करता है, वी वुड डिस्कस in next video. Thank you very much.